आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ASP.NET, दैट इज़ व्यू स्टेट. व्हाट इज़ व्यू स्टेट, व्यू स्टेट कैसे हैंडल होती है, व्यू स्टेट किस तरह से मैनेज होती है, किस जगह पे काम आती है, क्या इंपॉर्टेंस है व्यू स्टेट्स का, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग देखने वाले हैं आज के लेक्चर में. तो सबसे पहली चीज़, फाइल्स, न्यू, वेबसाइट के अंदर ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट सेलेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है, इसके अंदर मैं नाम दे देता हूँ व्यू स्टेट डेमो. प्रोजेक्ट का मैंने नाम दिया था व्यू स्टेट डेमो. नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, एक पेज ऐड करते हैं. ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म, लेट इज नेम इट डिफॉल्ट इटसेल्फ. अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में गया, एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं. टेक्स्ट बॉक्स का नाम let me change it txt count button escalate increment और btn imc. देखो, तो अभी मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, एक वेबसाइट बनाई, उसमें एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन ले लिया. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, मैंने बटन पे डबल क्लिक किया, ये पेज खोला. मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ CS इंटीजर, और उसकी वैल्यू लोकेट कर देता हूँ 0. सो मैंने यहाँ पे देखो कहाँ पे, एक क्लास में, ठीक है, प्रोटेक्टेड सब इंक्रीमेंट के ऊपर एक क्लास में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है C नाम का, और इंटीजर डेटा टाइप का, और उसकी वैल्यू इनिशियल की दी 0. अब मैं क्या चाहता हूँ, जब भी बटन क्लिक हो तो C = C+1 हो जाए, यानी C की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाए बाय 1 ऑन txt count.text इक्वल्स टू, हम लोग क्या कर देते हैं, C.toString. ओके, C.toString क्या हो गई, वैल्यू ऑफ दैट बटन. अब पेज लोड इवेंट है, चलो उसके ऊपर बाद में जाते हैं. अब इनिशियली अगर आप लोग देखोगे तो C की वैल्यू कितनी है, 0. अल्टीमेटली अब देखो ये जो कोड लिखा है इसका मतलब क्या है, जब भी मैं बटन प्रेस करूंगा तब C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C+1. यानी पहले 0 थी तो 0 से 1 हो गई, और 1 वाली जो वैल्यू थी वो टेक्स्ट बॉक्स में चली गई. दूसरी बार बटन प्रेस कर रहा था, C की वैल्यू तो 1 थी, तो 1 + 1 यानी कितनी हो गई, 2. तो जो काउंट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2. एंड इस तरह से द प्रोसेस शैल गो ऑन. सो नाउ let us run this program and see what happens. ओके, सो एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इंक्रीमेंट का काउंट आ गया. देखो 1, पहली बार प्रेस किया तो 0 का 1 हो गया, C की वैल्यू कितनी हो गई, 1. 1 के बाद क्या हो गया, यहाँ पे जो आपका 1 जो काउंटर या C की वैल्यू थी वो टेक्स्ट बॉक्स में आ गई. लेकिन अब सेकंड टाइम प्रेस करता हूँ, देखो तो भी 1, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. देखो मैं जितनी बार भी प्रेस कर लूँ आंसर हमेशा 1 ही आ रहा है, लेकिन हमारा कोड क्या बोलता है कि हर बार हमारे काउंटर में एक वैल्यू इंक्रीज हो जानी चाहिए, बट इट इज़ नॉट हैपनिंग इन वाई सो. सो नाउ लेट अस सी वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग, व्हाट इज द थिंग अबाउट इट. वी विल गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल. लेट मी क्लोज इट, पेंट ओपन कर देता हूँ. Okay, so now let us try to understand these all things. First of all, पहले इस डायग्राम को समझ लो.
ये क्या है आपका क्लाइंट यानी आपका मशीन है। फॉर एग्जांपल ये आपका कंप्यूटर है और ये आपका सर्वर है जिस पे एक्चुअली ये आपका ब्राउज़र आपके डेटा को सेंड करेगा या आपके पेज को सेंड करेगा प्रोसेस करने के लिए, बिकॉज ASP.NET इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ASP.NET इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी ये जो भी आपके पेज के साथ प्रोसेसिंग करनी है या जो भी आपके पेज में प्रोसेसिंग होगा वो एक्चुअली सर्वर पे होने वाला है। ये चीज़ दिमाग में रख लो। नाउ लेट अस गो टू दैट थिंग। ये है भाई हमारी डिज़ाइन थी, डिज़ाइन के बाद ये हमारा एक्चुअली क्लास है, ठीक है। ये कोड बिहाइंड फाइल है। अब कोड बिहाइंड फाइल में आप देखो हमारे पेज हमारी क्लास का हमारे पेज का नाम क्या है, डिफ़ॉल्ट। हमारे पेज का नाम क्या है, डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास बनी डिफ़ॉल्ट नाम की, ओके। तो ये हमारा पेज अल्टीमेटली जब आप .aspx.vb फाइल खोलोगे तो हमारे पेज के नाम की एक क्लास है, सेम नाम की एक क्लास है। लेट अस ऐड वन मोर फाइल या वन मोर पेज। एक इस वेब पेज का मैं नाम दे देता हूँ डेमो, ठीक है। तो ये हमारा पेज डेमो पेज हो गया। यू कैन सी ओवर हियर इट इज़ डेमो पेज। मैं इसकी कोड बिहाइंड फाइल खोल रहा हूँ तो देखो डेमो, यहाँ पे जो भी हमारे पेज का नाम है उसी सेम नाम की एक क्लास बनती है, ठीक है। तो यानी ASPX क्या है, आपका ओरिजिनल डिज़ाइन है। ASPX.VB क्या है, उसी पेज की सेम उसी पेज की एक क्लास फाइल है, ठीक है। वंस मोर डेमो क्या है, आपका डिज़ाइन पेज है और उसी पेज के लिए उसी नाम से एक क्लास बनेगी जो क्लास स्टोर होगी demo.aspx.vb में, ठीक है। फिर से एक बार, एक मैं नया पेज बनाता हूँ, पेज का नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ, एक्स्ट्रा पेज EB, ठीक है। पेज का नाम क्या है, EB। तो एज यू कैन सी ओवर हियर EB नाम का एक पेज बना EB.aspx। तो EB.aspx क्या है, हमारा एक्चुअली HTML या UB आप देखने जाओ तो आपका डिज़ाइनिंग पार्ट है, लेकिन हर डिज़ाइनिंग पार्ट के साथ आपकी एक कोड बिहाइंड फाइल बनती है जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी थी। तो EB.aspx के साथ क्या बनेगी, EB.aspx.vb। अब ये EB.aspx.vb क्या कंसिडर करती है, एक क्लास कंसिडर करती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक क्लास होती है। अब उस क्लास का नाम और पेज का नाम आपका क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। उस पेज का नाम और आपकी क्लास का नाम क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। नाउ हाउ डज इट वर्क्स। अभी देखो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है ना, यहाँ पे मैंने जब डिफ़ॉल्ट नाम का पेज बनाया तो डिफ़ॉल्ट नाम के पेज किया अंडरस्कोर डिफ़ॉल्ट बनाए क्लास का नेम। तो डिफ़ॉल्ट क्या है, बेसिकली VB में कीवर्ड है। तो अगर आप डिफ़ॉल्ट नाम का पेज बनाओगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो क्लास है वो अंडरस्कोर डिफ़ॉल्ट बनेगी। इतनी चीज़ें अपने दिमाग में बिठा लो तभी आपको आगे का समझ आएगा। आई एम रिमूविंग दिस एक्स्ट्रा पेजेस, उनकी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि ये चीज़ पता चल गई होगी कि अगर आप कोई भी पेज बनाते हो तो उस पेज के साथ, क्योंकि हम लोगों ने कोड बिहाइंड मॉडल सेलेक्ट किया है इसीलिए कोड बिहाइंड फाइल बन जाएगी और उस कोड बिहाइंड फाइल में एक क्लास बनेगी। अब ये क्लास एक्चुअली किस काम आती है, ठीक है। अब ये क्लास एक्चुअली किस काम आती है, तो ये क्लास के अंदर आप अपना कोड लिखते हो। इस क्लास के अंदर आप अपना कोड लिखते हो, जो भी यहाँ पे बटन क्लिक का इवेंट है, टेक्स्ट बॉक्स के चेक चेंज इवेंट है, जो भी इवेंट होगी आपकी, जितने भी आपके कोडिंग होंगे वो एक्चुअली आप इस क्लास फाइल के अंदर देखोगे और इस क्लास फाइल के अंदर भी इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, ठीक है। यानी क्लास फाइल के अंदर, क्लास फाइल कौन सी है, default.aspx.vb, लेकिन क्लास फाइल के अंदर भी आप डायरेक्टली कोड नहीं लिख सकते, आप क्लास फाइल के अंदर भी किसी एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर कोड लिख रहे हो, इतना समझ लो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अभी इतना समझ आया होगा। अब हम एक प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ कि जब मैं इस वेबसाइट को रन कर रहा हूँ, ठीक है, या जब भी मैं इस वेबसाइट के ऊपर रन बटन प्रेस करता हूँ तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे इनिशियली कोई भी मेरा ब्राउज़र है, ब्राउज़र पे मैंने क्या किया, एक रिक्वेस्ट की, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा abc.com। तो सबसे पहले हमारा ब्राउज़र क्या करेगा, एक सर्वर को रिक्वेस्ट देगा कि भैया abc.com के अंदर ये default.aspx पेज मांग रहे हैं, ठीक है। तो सर्वर क्या करेगा, इस पेज ये ASP पेज पड़ा होगा आपके पास कहीं पे भी, ठीक है, ASP पेज पड़ा होगा, लेकिन आपके जो ब्राउज़र है ये आपका ब्राउज़र है, ठीक है। सपोज़ ये ब्राउज़र के अंदर आप वर्किंग कर रहे हो तो ब्राउज़र को ASP.NET समझ नहीं आती। ब्राउज़र बोलेगा ASP क्या है मुझे पता नहीं है। ब्राउज़र को सिर्फ क्या समझ आएगा, HTML। ब्राउज़र को सिर्फ क्या समझ आएगा, HTML। तो अगर आपका जो सर्वर है वो सीधा पेज उठा के अगर आपको दे दे ASP में एज इट इज़, तो ब्राउज़र उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देगा, क्योंकि ब्राउज़र को कुछ समझ ही नहीं आता ना भाई। ब्राउज़र को थोड़ी समझ आएगा कि ASP क्या है, ब्राउज़र को तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट इतना ही समझ आता है। ब्राउज़र बोलेगा बाकी कोई चीज़ मुझे समझ आती ही नहीं है, अगर आप मुझे कुछ भी दोगे तो मैं उसको एज इट इज़ प्रिंट कर दूंगा। नाउ जस्ट इमेजिन अगर यहाँ पे ये ASP पेज एज इट इज़ आ रहा है तो ब्राउज़र को तो कुछ समझ आएगा ही नहीं, वो तो एज इट इज़ हमारी जो कोड है वो प्रिंट कर देगा। सो इसीलिए जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है,
आपने फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की, यहाँ पे आपने abc.com के default.aspx के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो जब भी आपके सर्वर पे जाएगा, सर्वर पे तो कौन सा पेज होगा, ASP पेज होगा। कौन सा पेज होगा, ASP पेज होगा। अब ये जो ASP पेज है, सर्वर क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा। सर्वर क्या करेगा, इसको एक्चुअली प्रोसेस करेगा और इसको अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट करेगा, HTML में। किस में कन्वर्ट करेगा, सर्वर इसको HTML में कन्वर्ट करेगा। HTML में कन्वर्ट करने के बाद ये आपका सर्वर आपके क्लाइंट को या आपके ब्राउज़र को रिस्पॉन्स सेंड करेगा। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर के बारे में तो आपको पता ही है कि क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है और उसके सामने सर्वर आप क्लाइंट को रिस्पॉन्स देता है। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बीच का प्रोसेस क्या है, सपोज़ कि यहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट थी वो ASP स्क्रिप्ट थी या VB स्क्रिप्ट थी, और VB या ASP आपके क्लाइंट या ब्राउज़र को समझ आता नहीं है, तो आपका सर्वर अल्टीमेटली क्या करेगा, आपके ASP पेज को कन्वर्ट करेगा HTML में और उसको क्लाइंट को सेंड करेगा। अब जैसे ही HTML क्लाइंट को मिलेगा, यानी ब्राउज़र को तो HTML समझ आता है, वो एज इट इज उसको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस विच वी नीडेड टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रोसेस। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस? अभी देखो, और एक और चीज़ कि जब भी आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है, आपको रिस्पॉन्स, जैसे आपको रिस्पॉन्स मिला, सर्वर ये क्या करेगा, ये जो पेज आपने सर्च किया था उसको डिलीट कर देगा मेमोरी पर से। सर्वर क्या करेगा, उस पेज को डिलीट कर देगा, डिस्पोज कर देगा। सर्वर क्या बोलेगा, भैया आपका काम हो गया, मैं इसको मेमोरी पर रख के क्या करूँ, मुझे करोड़ों लोगों को रिस्पॉन्स सेंड करना है। अगर मैं करोड़ों लोगों के करोड़ों पेजेस का हिसाब रखूँगा, इतनी मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, मैं कुछ लिमिटेड अमाउंट है, ये रिसोर्स है, भले ही करोड़ TB है, लेकिन करोड़ TB भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज ही है। तो क्या होगा, सर्वर क्या करेगा, जो भी आपका डेटा अगर एक बार आपको सेंड कर देगा, तो उसके बाद जो पेज है उसको आपकी अपनी मेमोरी पर से डिलीट कर देगा। यानी उसको पता ही नहीं रहेगा कि आपने लास्ट टाइम क्या रिक्वेस्ट की थी या क्या पेज सेंड किया था। यानी हर बार वो एक नई रिक्वेस्ट जनरेट हो सकती है। ठीक है, नई रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है। नाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्या है, क्लास है। डिफ़ॉल्ट क्या है, क्लास है। और यहाँ पे डिम क्या है, सी क्या है, क्लास का एक वेरिएबल है। ठीक है, ये सी क्या है, क्लास का एक वेरिएबल है। प्रोटेक्टेड सब बटन क्लिक, देखो ये बटन इंक्रीमेंट क्लिक, ये क्या है, क्लास का एक फंक्शन है। और क्लास का फंक्शन क्या बोलता है, C=C+1 और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू दे दो 1, जो भी C की वैल्यू है वो। तो ये आपका क्लास है, क्लास के अंदर एक वेरिएबल है और एक फंक्शन है। फंक्शन के अंदर का प्रोसेस है कि जो C की वैल्यू उसको इंक्रीमेंट करके टेक्स्ट बॉक्स में दे दो। दिस इज़ योर एक्चुअल प्रोसेस। नाउ व्हाट हैपन्स, अगेन आपने रिक्वेस्ट की, ये रिक्वेस्ट किसको सेंड हो रही है, आपके एक्चुअली सेंड हो रही है आपके ब्राउज़र को, सॉरी सर्वर को। सर्वर क्या करेगा, ASP पेज को रिकग्नाइज करेगा, पहले तो ढूंढेगा ये ASP पेज कहाँ है। अब सर्वर क्या करेगा, इस ASP पेज को कन्वर्ट करेगा HTML में। ये भी हम लोगों ने देख लिया। लेकिन HTML के पहले क्या होगा, सर्वर क्या करेगा, ये आपकी जो पेज की क्लास है default.aspx, इस क्लास को फॉर्म करेगा। तो पहले एक क्लास बनेगी जिसका नाम क्या होगा, default.aspx। एक क्लास होगी डिफ़ॉल्ट, ठीक है, एक क्लास बनी डिफ़ॉल्ट, उसके अंदर जो भी डेटा था या जो भी प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करेगा। यानी क्या करेगा, यहाँ पे एक वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करना है जिसका नाम क्या है, C। एक वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करेगा जिसका नाम क्या होगा, C, और C की वैल्यू कितनी दे देगा, 0। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम पे रिक्वेस्ट है, C क्या दे देगा, उसका नाम दे देगा C। अब देखो यहाँ पे बटन तो क्लिक आपने फर्स्ट टाइम, जब वेरी फर्स्ट टाइम, अब जब पहली रिक्वेस्ट हिट कर रहे हो तब आपने बटन तो क्लिक किया होगा नहीं, तो ये फंक्शन ज़रूर बन जाएगा, बट ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा नहीं, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो यहाँ पे C=0 जो भी है, C की वैल्यू 0 पे 0 ही रह गई। अब क्या हुआ, रिक्वेस्ट आपको सेंड हो गई, सॉरी रिस्पॉन्स आपको सेंड हो गया। उसके बाद सर्वर ने क्या किया, जो भी आपका पेज था उसको डिलीट कर दिया, यानी उसके साथ साथ जो आपकी क्लास थी वो भी एक्चुअली डिलीट हो चुकी है। नाउ व्हाट हैपेंस, आपने यहाँ पे जो बटन था, बटन फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बटन था उसको क्लिक किया। लेट मी गो बैक टू द ओरिजिनल डायग्राम। ओ फिर से बनाना पड़ेगा। ओके, सो द डायग्राम इज बैक नाउ। अभी क्या हुआ, आपने फिर से बटन प्रेस किया। अब फर्स्ट टाइम आप बटन प्रेस करो, सॉरी फर्स्ट टाइम तो आपने रिक्वेस्ट की, रिस्पॉन्स में आपको HTML मिल गया। फिर आपने क्या किया, बटन को प्रेस किया। बटन प्रेस किया तो जो भी प्रोसेस होगा भैया ये कहाँ जाएगा, एक्चुअली सर्वर पे। क्यों, क्योंकि ASP इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ASP इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो आपने बटन प्रेस किया तो सर्वर पे जो भी प्रोसेसिंग करा था वो सर्वर पे जाके प्रोसेसिंग हुआ। अब देखो यहाँ पे आपका पुराना पेज तो सर्वर को याद है नहीं, आपने कौन सा सेंड किया था, तो सर्वर फिर से क्या करेगा, ASP फाइल को ढूंढेगा, उसकी क्लास फाइल बनाएगा। ठीक है, क्या किया, क्लास फाइल बनाई डिफ़ॉल्ट के नाम से।
और फिर से जो पूरी क्लास है उसको इनिशियलाइज करेगा, यानी सी इक्वल्स टू अगेन कितना हो गया 0, सी को इनिशियलाइज किया फिर से 0 से, क्योंकि पुरानी क्लास तो थी ही नहीं ASP के पास या ASP के सर्वर के पास, जो पुरानी क्लास या आया सर्वर के पास पुरानी क्लास नहीं थी क्योंकि उसने तो निकाल दी थी ना। तो अभी फिर से एक क्लास बनाएगा और जब भी क्लास बनेगी हर बार क्लास के वेरिएबल्स री इनिशियलाइज हो गए। जब भी क्लास बनेगी, जितनी भी बार क्लास बने, क्लास के सारे वेरिएबल्स क्या हो गए, री इनिशियलाइज हो गए, यानी फिर से जो भी इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने यहाँ पे कितनी दे के रखी है, देखो 0 दे के रखी है मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंटीजर सी की, तो वापस यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। कितना बेसिक समझ आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, लेकिन इस बार क्या है, बटन क्लिक हुआ है। क्या हुआ, इस बार बटन क्लिक हुआ है, तो btn inc _ वाला जो फंक्शन है वो फंक्शन कॉल होगा। पहले कॉल नहीं हुआ था, फर्स्ट रिक्वेस्ट में कॉल नहीं हुआ था क्योंकि बटन क्लिक आपने किया ही नहीं था, तो वो वाला फंक्शन कॉल हुआ नहीं क्लास का। लेकिन इस बार आपने बटन इंक्रीमेंट वाला फंक्शन क्लिक किया है, तो इस बार जो बटन इंक्रीमेंट वाला फंक्शन है वो कॉल होगा। और सी की वैल्यू कितनी हो गई, सी इक्वल्स टू C+1, यानी सी की वैल्यू कितनी हो गई 0 + 1 यानी 1, सी की वैल्यू 1 हो गई। और टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू कितना हो गया 1। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ तो पूरी लाइन नहीं लिख रहा कि टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू डॉट जो भी है वो सब मैं पूरा लाइन नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई इस बार, ठीक है। अब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू हो गई, यानी आपका पेज प्रोसेस हो गया। अब आपके सर्वर ने क्या किया, ये जो पेज था इसको HTML में कन्वर्ट किया, HTML में कन्वर्ट करके सेंड कर दिया वापस आपके ब्राउज़र को, या आपको सेंड कर दिया रिस्पॉन्स के फॉर्मेट में। नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि आपने फिर से, अब देखो यहाँ पे आपने तो रिस्पॉन्स आपको मिल गया, उसके बाद सर्वर क्या करेगा, फिर से पेज को डिलीट कर देगा। लेकिन इस बार अगर आप देखो तो आपके टेक्स्ट बॉक्स में एक वैल्यू दैट इज़ 1, ठीक है। इस बार आपके टेक्स्ट बॉक्स में एक वैल्यू आ गई दैट इज़ 1। नाउ व्हाट हैपेंस कि आपने फिर से एक बार बटन क्लिक किया, आपने फिर से एक बार बटन किया, अब यहाँ पे फिर से एक रिक्वेस्ट गई। अब देखो पुरानी क्लास तो निकल गई, यानी पुराने वेरिएबल्स भी निकल गए आपकी मेमोरी पर से। अब यहाँ पे क्या होगा, ASP फिर से सर्वर क्या करेगा, फिर से ASP पेज ढूंढेगा, फिर से क्लास को री इनिशियलाइज करेगा, यानी फिर से क्लास डिफ़ॉल्ट बनेगी। अब यहाँ फिर से एक वेरिएबल इनिशियलाइज होगा C = 0, ठीक है। अब उसके बाद फिर से बटन प्रेस किया है तो btn inc _ click नाम का जो आपका फंक्शन है वो कॉल होगा। btn click _ फंक्शन कॉल हुआ, उसके अंदर का जो भी आपने फंक्शन लिखा या पैरामीटर स्टेटमेंट्स लिखे वो एग्जीक्यूट हो गए। उसके अंदर क्या है, C = C+1, यानी सी की वैल्यू वापस कितनी होगी, सी की वैल्यू 0 है, यानी अगेन सी की वैल्यू 0 है, तो C+1 कितना हो गया 1। और टेक्स्ट बॉक्स पे txt.value जो भी था टेक्स्ट इक्वल्स टू अगेन कितना हो गया 1। तो वापस फिर से इस बार क्या हुआ कि आपकी सी की वैल्यू कितनी हो गई 1, और टेक्स्ट बॉक्स में वापस वैल्यू गई 1, और ये 1 वाली वैल्यू ही HTML में कन्वर्ट होकर वापस आपके पास जाएगी। यानी आपके ब्राउज़र को अगेन क्या मिलेगा, जो HTML मिलेगा उसके अंदर जो वैल्यू है टेक्स्ट बॉक्स में दैट इज़ अगेन 1। सो दिस प्रोसेस रिपीट्स एन नंबर ऑफ टाइम। आप जितनी बार बटन प्रेस करोगे उतनी बार क्लास सी विल बी री इनिशियलाइज्ड, ठीक है। जो भी वेरिएबल है दैट विल बी री इनिशियलाइज्ड, और जैसे आपका काम खत्म होगा द क्लास विल बी डिस्पोज, यानी डिलीट हो जाएगी आपके सर्वर पे से। सो दैट इज़ वाई व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली इज कि योर सर्वर डज नॉट, आ गया, योर सर्वर एक्चुअली डज नॉट मेंटेन्स द लास्ट वैल्यू ऑफ योर वेरिएबल्स, योर सर्वर डज नॉट मेंटेन्स द लास्ट वैल्यू या एनी वैल्यू ऑफ योर वेरिएबल। जितनी भी बार आप पेज को रिक्वेस्ट करोगे हर बार आपका जो वेरिएबल है वो री इनिशियलाइज हो जाएगा। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। So now how to solve this problem? Let's see about it. अब हम इस कोड को मॉडिफाई करते हैं, इसमें व्यू स्टेट का यूज़ करते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। एक्चुअली मैं देख लेता हूँ, इफ नॉट व्यू स्टेट ऑफ काउंट इज नथिंग, then C = view state of count +1 and now you stay
of count is equals to C. Now let us see if this works or not, then I'll be explaining what I've written. Control F5. Okay, तो अभी कुछ नहीं है, इंक्रीमेंट काउंट 0 1 2 3. ओके, नाउ इट इज़ वर्किंग फाइन. अभी देखते हैं कि एक्चुअली व्यूस्टेड है क्या, हमने क्या लिखा है, इसका पहले पूरा मीनिंग देखते हैं. एक्चुअली देखने जाओ तो आप व्यूस्टेड क्या है, एक क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक है ASP.NET में. व्हाट व्यूस्टेड इज, इट इज़ अ क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक. It is a client side state management in ASP.NET. क्या है ये क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक है. I'll be going into detail. Let me add something more. Client side on page स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक, क्लाइंट साइड ऑन पेज स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक. ठीक है, व्हाट इज व्यूस्टेड. व्यूस्टेड अगर आप देखने चाहो तो इज द क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक, बट मैं बोलता हूँ इट इज़ द क्लाइंट साइड ऑन पेज स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक. इस वर्ड को पहले समझते देखो. अब आपको पता है, अगर आपने PHP के पुराने लेक्चर्स देखे होंगे तो क्लाइंट जो आपका HTML है दैट इज़ अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल, यानी वो अपनी जितनी भी स्टेट्स है उन सब स्टेट्स को लूज़ कर देता है. स्टेट को लूज़ कर देता है इसका मतलब क्या, जो भी आपके कंट्रोल्स के वैल्यू है उन वैल्यूज़ को डिलीट कर देता है. HTML या भूल जाता है. HTML डज नॉट ट्राई टू रिमेंबर ऑल दोज वैल्यूज ऑफ योर कंट्रोल्स. तो ASP बोलता है भाई मुझे तो वैल्यू याद रखनी है कि मेरे कंट्रोल की जो भी वैल्यू है मुझे याद रखनी है. तो वो किस तरह याद रखता है, वो व्यूस्टेड के थ्रू याद रखता है. अभी व्यूस्टेड दो तरीके से आती है. एक ऑटोमेटिक व्यूस्टेड आती है, ठीक है, और एक यूज़र डिफाइंड. अब यूज़र भी व्यूस्टेड यूज़ कर सकता है. बेसिकली ऐसा कुछ डिवीजन नहीं है, बट टू ईजी इट आई कैन से दैट व्यूस्टेड कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, जस्ट टू अंडरस्टैंड. ना जैसा कोई 2 टाइप की व्यूस्टेड होती नहीं, ऐसा लिख के मत आना, बट मैं सिर्फ आपको याद रहे या समझ आए इसलिए बताता हूँ कि जो फर्स्ट व्यूस्टेड होगी वो दैट इज इम्प्लिसिट व्यूस्टेड, और दूसरी होगी एक्सप्लिसिट व्यूस्टेड. ठीक है, एक होगी इम्प्लिसिट व्यूस्टेड और एक होगी एक्सप्लिसिट व्यूस्टेड. अभी जो इम्प्लिसिट व्यूस्टेड है ये सर्वर खुद मैनेज करेगा, मैनेज बाय सर्वर. और ये जो एक्सप्लिसिट व्यूस्टेड होगी ना, डिफाइंड बाय यूज़र, यानी इससे यूज़र मैनेज करेगा और इसे सर्वर मैनेज करेगा. इम्प्लिसिट व्यूस्टेड में हमारा कोई खास रोल है नहीं. एक्सप्लिसिट व्यू में हमारा ही रोल, एक्चुअली बहुत खास रोल है हमारा. ठीक है, तो अभी फिलहाल एट दिस करंट इंस्टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज एक्सप्लिसिट व्यूस्टेड. इम्प्लिसिट व्यूस्टेड हम लोग बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. अभी हम लोग एक्सप्लिसिट व्यूस्टेड देख लेते हैं कि व्हाट इज एक्सप्लिसिट व्यूस्टेड. अभी एक्सप्लिसिट व्यूस्टेड क्या है कि जो अभी यूज़र सेव करता है. अब व्हाट इज व्यूस्टेड एक्चुअली, यहाँ पे देखो हम लोगों को पता है कि सर्वर क्या करेगा, जो भी वेरिएबल्स वगैरह उनकी वैल्यू तो सेव करने वाला है नहीं. क्यों, क्योंकि वो तो जैसे आपकी क्लास का काम कंप्लीट हुआ, जैसे आपको रिस्पॉन्स मिला, वैसे ही आपकी पूरी क्लास को डिस्पोज कर देगा सर्वर. अब एक्चुअली होता क्या है बैकग्राउंड में या बैक प्रोसेस में, क्या होता है कि व्यूस्टेड एक स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक है. यानी आप चाहते हो कि भाई इस चीज़ की वैल्यू मुझे नेक्स्ट रिक्वेस्ट में मिले. ये जो भी वैल्यू है, काउंट नाम का एक वेरिएबल मैंने व्यूस्टेड में डिक्लेयर कर दिया. ठीक है, ऐसा समझो कि व्यूस्टेड क्या है, मैंने व्यूस्टेड के अंदर काउंट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया. आप जो चाहो वो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो. आप काउंट की जगह जो चाहो वो वेरिएबल व्यूस्टेड में डिक्लेयर कर सकते हो. आपका नाम मैं एक्स्ट्रा बिट्स लिख दूँ तो एक्स्ट्रा बिट्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा. तो जो वेरिएबल चाहे आप व्यूस्टेड में डिक्लेयर कर सकते हो. नाउ व्हाट हैपेंस एट दिस मोमेंट इज कि अगर आप चाहते हो कि कोई वैल्यू आपको नेक्स्ट रिक्वेस्ट में मिले तो आप क्या करो, उसे व्यूस्टेड में स्टोर कर दो. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस गो बैक टू द पेंट. मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू मुझे 1 जो है वो मुझे नेक्स्ट रिक्वेस्ट में मिले. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे पहला मेरा पेज खाली है, ये फर्स्ट रिक्वेस्ट गई तो फर्स्ट रिक्वेस्ट में मुझे पेज मिला. दिस इज़ माई रिक्वेस्ट नंबर 1, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट नंबर 1. अब मैं रिक्वेस्ट नंबर 2 सेंड करता हूँ. ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय ब्लू लाइन. पर रिक्वेस्ट नंबर 1 के अंदर मैंने क्या किया, एक वैल्यू स्टोर कर दी जैसे कि 222. चलो ठीक है, अब आई वांट कि ये नेक्स्ट रिक्वेस्ट में मुझे डेटा वापस मिले. मैं क्या चाहता हूँ
अब आपको पता है कि HTML इज स्टेटलेस प्रोटोकॉल, HTML अपनी वैल्यूज लूज कर देगा, लेकिन आई पर्सनली वांट कि ये 22 सेव रहे, ये जो पर्सनली ये जो 22 है वो सेव रहे, और मुझे जब मैं सेकंड रिक्वेस्ट सेंड करूँ और उसके रिस्पॉन्स आए तो ये 22 यहीं के यहीं बना रहना चाहिए, डिलीट नहीं हो जाना चाहिए रिक्वेस्ट नंबर 2 में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस 22 को व्यू स्टेट में सेव कर लूँगा। क्या करूँगा, इस 22 को, इस वैल्यू को मैं किस में सेव कर लूँगा, व्यू स्टेट में, ठीक है। व्यू स्टेट में सेव करने से फ़ायदा क्या होगा कि नेक्स्ट रिक्वेस्ट में, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ नेक्स्ट रिक्वेस्ट में अगर आपने एक रिक्वेस्ट में सेव किया तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट में आपको ये डेटा मिल जाएगा, फिर थर्ड रिक्वेस्ट में अगेन थर्ड रिस्पॉन्स में ये डेटा डिलीट हो जाएगा। मैंने क्या किया था, उसको व्यू स्टेट में सेव किया था, अब जब मैं थर्ड रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो थर्ड रिक्वेस्ट में डिलीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको, हो सकता है कि थर्ड रिक्वेस्ट में सेव ना करा, आप जितनी रिक्वेस्ट में उसको सेव कराओगे उतने रिक्वेस्ट में आपको डेटा मिलेगा, लेकिन कहाँ सेव कराओगे, व्यू स्टेट में सेव कराओगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि जो भी डेटा आपको नेक्स्ट रिक्वेस्ट में, सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट में चाहिए, आप उसको व्यू स्टेट में सेव करवा लो, वो डेटा आपको मिल जाएगा, वो डेटा सर्वर याद रखेगा। अब सर्वर वो डेटा को याद किस तरह से रखता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सर्वर उस डेटा को याद कैसे रखता है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये काफ़ी लोगों को, यानी काफ़ी सालों से शायद प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, शायद उनको ध्यान नहीं होगा, पता होगा लेकिन आशिक के ध्यान नहीं होगा आशिक कि ये किस तरह से होता है, ठीक है। मास्टर्स के स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है, पता नहीं रहता कि यार एक्चुअली किस तरह से व्यू स्टेट वर्क करता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, देखो इनिशियली कुछ भी नहीं था, मैंने रिक्वेस्ट की, ध्यान देना, मैंने क्या किया, सर्वर से रिक्वेस्ट की मेरे default.aspx के लिए। सर्वर क्या करेगा, आपके लिए एक HTML पेज बना के सेंड कर देगा, आपको क्या करेगा, HTML में कन्वर्ट करेगा और HTML पेज सेंड करेगा, ठीक है। आपको क्या अल्टीमेटली मिलेगा, HTML पेज मिलेगा। अब HTML पेज मिला, इसका मतलब क्या है, आपको वो जो भी आपका डेटा था, यानी आपका पेज वगैरह, फॉर्म वगैरह पूरा मिला, जिसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स वगैरह था, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स और बटन वाला फॉर्म मिला आपको। अब क्या होता है कि आपने बोला कि भैया ये जो 22 वाली जो मेरी वैल्यू थी, ठीक है, अब मेरी जो वैल्यू थी 22 वाली, वो मुझे व्यू स्टेट में स्टोर करवानी है, और उसके बाद आपने बटन प्रेस किया, जितनी भी बार आप बटन प्रेस करोगे उतनी बार वापस सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट नंबर 2 गई सर्वर पे, सर्वर वापस आपको यहाँ पे HTML में डेटा कन्वर्ट करके भेजेगा। बट एक्चुअली क्या होगा, अब इस सिचुएशन में क्या होगा, सर्वर एक हिडन फील्ड बनाएगा। हिडन फील्ड क्या होता है, मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि हिडन फील्ड क्या होती है। हिडन फील्ड एक्चुअली क्या होती है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, आप HTML में लिखते हो ना, जैसे कि आप HTML में गए और यहाँ पे लिखते हो आप इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, टाइप इक्वल्स टू, आपने क्या लिख दी, टेक्स्ट। तो एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे देखो बन जाएगा, डिज़ाइन व्यू में जाके देखते हैं, देखो एक टेक्स्ट बॉक्स रेडी हो गया यहाँ पे, ये रहा। अब ये टेक्स्ट बॉक्स और ये टेक्स्ट बॉक्स अलग है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस HTML टेक्स्ट बॉक्स एंड दिस ASP टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बन गया। उसी तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन बना सकते हो, इनपुट टाइप इक्वल टू क्या, आप हिडन बना सकते हो। तो हिडन फील्ड देखो एक्चुअली यूज़र को दिखती नहीं है, यहाँ पे कोई भी हिडन फील्ड यहाँ पे दिख रही है आपको नहीं, लेकिन हिडन फील्ड एक्चुअली एग्जिस्ट करती है पेज के अंदर। हिडन फील्ड एक्चुअली कहाँ एग्जिस्ट करती है, पेज के अंदर, जो यूज़र को दिखाई नहीं देती। आप हिडन फील्ड को की यूज़ करते हो सिर्फ कुछ डेटा को स्टोर करने के लिए। आप हिडन फील्ड को क्यों यूज़ करते हो, कुछ डेटा अगर आपको स्टोर करना है और यूज़र आप चाहते हो कि यूज़र को डेटा ना मिले या ना दिखे, तो इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हिडन फील्ड, ठीक है। हिडन फील्ड का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर। नाउ व्हाट हैपेंस, लेट अस गो बैक टू द पॉइंट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भैया हिडन फील्ड का जो ये जो आपका डेटा है, सबसे पहले क्या हुआ, आपने रिक्वेस्ट फिर से सेंड की, आपने क्या किया, फिर से रिक्वेस्ट सेंड की, तो यहाँ पे सर्वर क्या करेगा, हिडन फील्ड बनाएगा। उस हिडन फील्ड में आपकी जो वैल्यू थी, वैल्यू इक्वल्स टू 22, उसको सेव कर लेगा, वो वैल्यू इक्वल्स टू 22 को सेव कर लेगा और वही डेटा आपको रीसेंड कर देगा, ठीक है। यानी आपके पेज में इस बार पहले आपने हिडन फील्ड खुद से नहीं बनाई, सर्वर एक हिडन फील्ड ऐड कर रहा है आपके पेज में, सेव कर रहा है। और ये जो 22 है ना, एक्चुअली ये 22 आपके पेज में ही स्टोर्ड है, ये आपके इन द पेज स्टोर है सर्वर पे से, तो ये डिलीट हो जाएगा पेज अगेन, सर्वर पे से तो ये पेज क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये जो 22 आपको एक्चुअली सेकंड रिक्वेस्ट में भी मिला, ये सेकंड रिक्वेस्ट में कहाँ से मिला, ये आप रिट्राइव कर रहे हो या आप ये वैल्यू निकाल रहे हो व्यू स्टेट के अंदर से निकाल रहे हो। कहाँ से निकाल रहे हो, व्यू स्टेट के अंदर से आप वैल्यू रिट्राइव कर रहे हो। आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं समझ है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखना, एक दो बार देखोगे तो समझ आएगी, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। मोस्ट
अंडररेटेड कॉन्सेप्ट मैं बोलूँगा, ज़्यादातर लोग इसको स्किप कर देते हैं, इवन फैकल्टीज डू स्किप दिस टॉपिक, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अगेन फर्स्ट टाइम जब आपने रिक्वेस्ट की थी तब कुछ नहीं था, पेज बना, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह मिला आपको, आपने 22 इनपुट किया, 22 आपने व्यू सेट में डाल दिया। उसका मतलब क्या हुआ, जो सर्वर पे डेटा आपको प्रिजर्व करना है तो सर्वर क्या करेगा, एक हिडन फील्ड बनाएगा, सर्वर क्या करेगा, एक हिडन फील्ड बनाएगा और उस हिडन फील्ड को आपके पेज में ऐड कर देगा और वो हिडन फील्ड आपको सेंड कर देगा आपके HTML के साथ। तो आप एक्चुअली जो डेटा है जो आपका 22 आ रहा है वो आप हिडन फील्ड के अंदर से निकाल रहे हो, वो हिडन फील्ड आपको ऑन पेज पे ही है। तो देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारा ब्राउज़र पे जाते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे तो आपको पूरा HTML कोड दिखेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखो इंक्रीमेंट 5, ओके ये टेक्स्ट बॉक्स डिलीट कर देता हूँ, उसका काम नहीं है, चलो 1 मिनट रहने देते हैं, फिलहाल रहने देते हैं। अब मैं बॉडी में जाता हूँ, फॉर्म के अंदर जाते हैं, देखो तो सबसे पहले ये एक डिव के अंदर हम लोगों ने हिडन फील्ड बनाई होगी, हम लोग इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, देखो ये टेक्स्ट बॉक्स है जो हम लोगों ने बनाया था, ये हिडन फील्ड है। यानी हिडन फील्ड और टेक्स्ट बॉक्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स हिडन फील्ड में डिफरेंस क्या है, टेक्स्ट बॉक्स इज डायरेक्टली विजिबल टू द यूजर व्हाइल हिडन फील्ड इज नॉट विजिबल टू द यूजर। ये हम लोगों ने बनाई थी वो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो व्यू स्टेट जनरेटर ये सब कुछ वैल्यू इक्वल टू समथिंग समथिंग आ गई, इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन, यहाँ पे ASP.NET हिडन। इस ASP.NET जो हिडन है ना, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। ये वाली जो ASP.NET की देखो, ये क्या है, इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन, यानी ये हिडन फील्ड है, यहाँ पे भी एक हिडन फील्ड है, यहाँ पे भी एक हिडन फील्ड है। देखो 3 हिडन फील्ड है, हम लोगों ने तो सिर्फ एक हिडन फील्ड बनाई थी। ठीक है, अब उसी को भी मैं निकाल देता हूँ, लेट मी डिलीट दैट हिडन फील्ड इटसेल्फ। ये पूरा मैं डिलीट कर देता हूँ, एक हिडन फील्ड है और टेक्स्ट बॉक्स, इसको भी डिलीट कर देते हैं। फिर से सर्वर रिस्टार्ट करते हैं, चलो फिर से रन करते हैं सर्वर को। ठीक है, नाउ इंस्पेक्टेड, बॉडी में गया, फॉर्म के अंदर देखो यहाँ पे ASP.NET हिडन फील्ड है, ये व्यू स्टेट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो व्यू स्टेट जनरेटर वगैरह कुछ भी आ गया। अब मैं इंक्रीज करता हूँ, 0 आया, ओके देखना ये वैल्यू इधर देखो वैल्यू, सॉरी ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू देखनी है आपको, 9AA। देखो चेंज हो रहा है डेटा, यहाँ पे डेटा चेंज हो रहा है, हर बार ये डेटा चेंज हो रहा है, नीचे वाला डेटा जो भी आपका वैल्यू वो चेंज हो रही है। तो ऐसे कैसे, ये हो क्या रहा है एक्चुअली, तो ये हमको समझना है कि ये एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ जो आपका 116 था 17 था, जो भी वैल्यूज़ आ रही है आपके जो टेक्स्ट अब व्यू सेट में स्टोर करवा रहे हो। ठीक है, ये आपका व्यू सेट में आप इम्प्लिसिटली यानी खुद से, ठीक है, आप इम्प्लिसिटली खुद से एक व्यू काउंट नाम का वेरिएबल बना दिया आपने। वो जो व्यू स्टेट है, अगेन मैंने क्या बोला, जो व्यू स्टेट है वो आपके पेज के अंदर एज ए हिडन फील्ड स्टोर होगा। ये रहा हमारा डायग्राम, इसको फिर से समझते हैं। हिडन फील्ड में आपका सर्वर क्या करेगा, इस हिडन फील्ड के अंदर ही आपकी वैल्यू को स्टोर करेगा और हिडन फील्ड आपको वापस सेंड कर देगा। और हिडन फील्ड का जो आप देख सकते हो यहाँ पे, इस हिडन फील्ड का जो डेटा है वो चेंज हो रहा है। यानी आप 16 के 17 कर दोगे तो फिर से चेंज होगा, 17 का 18 कर दोगे तो फिर से हिडन फील्ड का डेटा चेंज हो रहा है। नाउ दिस इज व्हाट व्यू स्टेट इज। व्यू स्टेट क्या करता है, आप ही के पेज पे आपका डेटा स्टोर कर देता है। व्यू स्टेट क्या करता है, आप ही के पेज पे आपका डेटा स्टोर कर देता है। सो नाउ, और जो डेटा है व्यू स्टेट का वो जो डेटा है व्यू स्टेट का वो सर्वर आपके ही पेज पे स्टोर करके दे देता है आपको, आप वहीं से रिट्राइव कर लेते हो। तो सर्वर पे लोड भी नहीं पड़ता और आपका डेटा स्टोर भी हो जाता है। ठीक है, अब नाउ आई होप कि व्यू स्टेट थोड़ा बेसिक आइडिया आ गया होगा। व्हाट इज व्यू स्टेट। व्यू स्टेट क्या होता है कि आपको अगर आपका कोई डेटा नेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए स्टोर करना है तो आप व्यू स्टेट यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी मैं फ्रेश रिक्वेस्ट फायर करता हूँ तो व्यू स्टेट का डेटा तो चला गया। ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ डेटा कहाँ से आया, तो दिस इज़ अ डिफॉल्ट डेटा। वी आर नॉट कंसिडरिंग, आई एम नॉट गोइंग इनटू विद डेप्थ कि एक्चुअली क्या होता है, किस तरह से प्रोसेसिंग होता है। ये मास्टर्स का शायद आपको मास्टर्स में बहुत ज़्यादा समझ आएगा। बट एक्चुअली जब भी आपको कोई डेटा स्टोर करना है खुद से, इम्प्लिसिटली कोई भी डेटा आपको स्टोर करवाना है तो आप व्यू स्टेट का यूज़ कर सकते हो। तो व्यू स्टेट का डेटा आपको नेक्स्ट रिक्वेस्ट में मिल जाएगा।
नाउ अब इस कोड को समझते कि कोड हम लोगों ने लिखा क्या है। तो ये कोड क्या है, तो फर्स्ट टाइम आपकी क्लास बनी, ठीक है, तो क्लास में वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया सी दैट इज़ 0। उसके बाद क्या हुआ, बटन आपने प्रेस किया था नहीं तो ये हुआ कुछ भी नहीं। सेकंड टाइम आपने बटन प्रेस किया तो फिर से वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया 0 से। आपका वेरिएबल सी कहाँ से इनिशियलाइज हुआ, 0 से, यानी सी की वैल्यू कितनी हो गई, 0। नाउ व्हाट हैपेंस, इफ नॉट व्यू स्टेट काउंट इज नथिंग। देखो अभी व्यू स्टेट ऑफ काउंट अभी डिक्लेयर हुई नहीं है, व्यू स्टेट ऑफ काउंट का वेरिएबल बना ही नहीं आपने कोई। जब व्यू स्टेट ऑफ काउंट को आप वैल्यू दोगे तब व्यू स्टेट ऑफ काउंट ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाएगा, यू डोंट नीड टू डिक्लेयर इट लाइक ए नॉर्मल वेरिएबल। तो अभी आपकी जो रिक्वेस्ट आपने फर्स्ट टाइम बटन प्रेस किया है ना, तो सी की वैल्यू तो 0 ही है और व्यू स्टेट तो अभी सेट हुई नहीं है। तो नॉट व्यू स्टेट काउंट इज नथिंग मतलब क्या है, अगर सी के टर्म्स में मैं बोलूँ तो ये क्या होगा, इफ व्यू स्टेट ऑफ काउंट नॉट इक्वल्स टू नल। अगर नल नहीं है तो ये डेटा एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर मैं सी की लैंग्वेज में, सी शार्प की लैंग्वेज में बोलूँ तो ये कुछ ऐसा होता है कि अगर ये नल नहीं है, ठीक है, तो ही अंदर का डेटा एग्जीक्यूट होना चाहिए, यानी ये चीज़, तो ही ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होना चाहिए। लेकिन इनिशियली क्या है, नल है। अब इज़ नथिंग क्या चेक करता है, नल। और ये जो नॉट हम लोग लिखते हैं ना, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसकी जगह हम लोगों को एनओटी नॉट ऑपरेटर यूज़ करना है, लेकिन वो हमेशा आगे होता है। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं कि व्यू स्टेट अगर नल नहीं है तो ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अभी फर्स्ट टाइम जब आपने बटन प्रेस किया तो व्यू स्टेट तो नल है, तो यानी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी नहीं। तो टेक्स्ट काउंट डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू सी डॉट टू स्ट्रिंग। सी की वैल्यू करंट कितनी है, 0। सी की वैल्यू कितनी है, 0। और तो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू कितनी चलेगी आपकी, 0। और व्यू स्टेट ऑफ काउंट इक्वल्स टू सी, यानी व्यू स्टेट में वैल्यू कितनी गई, 0। तो अब व्यू स्टेट इनिशियलाइज हुई। व्यू स्टेट में जब आप वैल्यू असाइन करोगे तभी आपको व्यू स्टेट में डेटा, या तभी आपकी व्यू स्टेट का डेटा इनिशियलाइज होगा। और व्यू स्टेट आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो चुकी होगी, उसकी वैल्यू भी असाइन हो गई। यानी जब फर्स्ट टाइम आप बटन प्रेस करोगे तभी व्यू स्टेट बन रहा है, तभी व्यू स्टेट काउंट नाम का वेरिएबल आपका बन रहा है, नहीं तो पहले बना था नहीं। अब सेकेंड टाइम आपने बटन प्रेस किया तो इफ़ नॉट व्यू स्टेट, अब देखो अब नल व्यू स्टेट नहीं है। अब व्यू स्टेट क्या है आपकी, नल व्यू स्टेट ऑफ काउंट, यानी व्यू स्टेट ऑफ काउंट अब नल नहीं है। व्यू स्टेट ऑफ काउंट में अब वैल्यू क्या है, 0। तो नाउ ये इफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो अब आपको व्यू स्टेट ऑफ काउंट का डेटा चाहिए, तो व्यू स्टेट ऑफ काउंट में क्या था, 0। उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। उसको हम लोगों ने किस में कर दिया, इंटीजर में। कन्वर्ट डॉट 2 इंटू 32 से हम लोगों ने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, इसकी जगह पूरे की जगह वैल्यू आ गई हमारे पास 0। तो 0 + 1 कितना हो गया, 1। सी की वैल्यू कितनी हो गई, 1। और टेक्स्ट डॉट काउंट डॉट txt काउंट डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू सी डॉट टू स्ट्रिंग, यानी सी में वैल्यू कितनी है, 1। तो टेक्स्ट बॉक्स में अब वैल्यू कितनी हो गई, 1। उसके बाद व्यू स्टेट ऑफ काउंट में सी की वैल्यू चली गई, यानी सी की नई वैल्यू चली गई काउंट में, यानी व्यू स्टेट ऑफ काउंट कितना हो गया, 1। व्यू स्टेट ऑफ काउंट अभी कितना हो गया, 1। फिर से आप बटन प्रेस कर रहे हो तो इस बार फिर से व्यू स्टेट ऑफ काउंट नल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जब आप आते हो तो कन्वर्ट डॉट इन 32 की जगह आपको क्या मिलेगा, 1। तो 1 + 1 सी की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब ये जो 2 वैल्यू है वो किसको मिल जाएगी, आपके टेक्स्ट बॉक्स को मिल जाएगी। टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू अपडेट हो गई, 1 से कितनी हो गई, 2। और व्यू स्टेट में अब नई वैल्यू सी की चली जाएगी, दैट इज़ 2। अगेन आप थर्ड टाइम जब प्रेस करोगे तो यहाँ पे व्यू स्टेट वापस नल नहीं है। तो यहाँ पे जो कन्वर्ट डॉट 2 इंट करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, व्यू स्टेट में से मिलेगी 2। 2 + 1 सी की वैल्यू कितनी हो गई, 3। 3 चली जाएगी टेक्स्ट बॉक्स में और 3 की नई वैल्यू अपेंड हो जाएगी व्यू स्टेट में। एंड दिस इज हाउ द एंटायर प्रोसेस वर्क्स। आई होप कि बेसिक एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल्स आपको व्यू स्टेट के समझ आ गया। ट्राइड माई बेस्ट कि आपको समझाने के लिए। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आए तो कॉन्टैक्ट एक्स्ट्रा बैच एक बार हम लोगों को मैसेज करो, पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप करो, कमेंट करो। नहीं समझ आए मैं फिर से कुछ एक वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ, या मैं फिर से आपको पर्सनल एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ। बट ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, व्हाट इज़ व्यू स्टेट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली मैसेज मत कर देना, इस वीडियो को 2 या 3 बार देखो, आई गारंटी यू कि समझ आ ही जाएगा। नहीं समझ आया तो फिर भी देन अगेन कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू अगेन। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम लोग व्यू स्टेट देखेंगे और थोड़ा और डिटेल में जाने की ट्राई करेंगे, व्हाट इज एक्सप्लिसिट व्यू स्टेट, इम्प्लिसिट व्यू स्टेट।